नमस्कार साथियों। आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, वैसे तो आपने क्राइम की बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, बहुत से गैंगस्टर, बहुत से अंडरवर्ल्ड के लोगों की कहानी सुनी होगी, बहुत से डाकू और तरह तरह के अपराधियों की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। लेकिन अंडरवर्ल्ड की दुनिया में जितने भी गैंगस्टर हुए हैं, अंडरवर्ल्ड के लोग हुए हुए हैं, इनकी एक अलग स्टोरी होती थी। और वहीं दूसरी तरफ जो बीहड़ के जंगलों में, चंबल के बीहड़ों में जो डाकू होते थे, उनकी एक अलग स्टोरी होती थी। लेकिन दोनों ही कानून और समाज के दुश्मन हुआ करते थे। लेकिन अंडरवर्ल्ड में जितने भी क्रिमिनल आए, वो लोग अपनी रसूख पैसों के लिए इन्होंने गलत रास्ता अपनाया और अंडरवर्ल्ड की दुनिया में आ गए। वहीं दूसरी तरफ चंबल में जितने भी डाकू हुए हैं, इनका एक अपना अलग ही इतिहास रहा है। क्योंकि ये किसी न किसी परिस्थिति, किसी न किसी मुसीबत या ऐसी कोई भी घटना हुई जो इन्होंने मजबूरी में बीहड़ का रास्ता अपना लिया। वैसे टाइटल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज की कहानी किसके ऊपर आधारित है। आज की कहानी शिव कुमार पटेल के ऊपर है। अब सोचते होंगे आप लोग कि शिव कुमार पटेल कौन है। शिव कुमार पटेल, जिसका नाम लोग ददुआ के नाम से कुख्यात था, उसी का असली नाम शिव कुमार पटेल था। और उसी को ही शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ, जो बाद में ददुआ के नाम से विख्यात हुआ। चंबल कहा जाता है कि चंबल के आखिरी समय में जो सबसे बड़ा डाकू का नाम था, वो इसी का था, ददुआ का। ददुआ 17 साल की उम्र में चित्रकूट के पास में ही चित्रकूट में ही इसका घर पड़ता था। और इसकी आयु लगभग 17 साल रही होगी। और 17 साल की उम्र में इसके गांव के पड़ोस में ही एक गांव था, वहां के एक बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे, जिनका नाम जगन्नाथ था। और इनके ददुआ के पिता और जगन्नाथ से रंजिश चली आ रही थी काफ़ी दिनों से। तो एक बार हुआ ऐसा कि ददुआ के पिता को जगन्नाथ ने पकड़कर इसे पूरे गांव में नंगा घुमाया। और नंगा घुमाने के बाद में इसकी कुल्हाड़ी से मारकर निर्मम हत्या कर दी। जाहिर है, इस हत्या के बाद में जब ददुआ को पता चला कि किसने ये हत्या की, किस तरह से हत्या हुई, तो वह बदला लेने के लिए उतावला हो गया। और मौका मिलते ही एक दिन जगन्नाथ के घर जाता है और जगन्नाथ को गोली मार देता है। और उनके साथ में 7 लोग और जो उनके सहयोगी थे, सबको गोली मार देता है। फिर उसके बाद में क्या, अब मजबूरी ये आ गई कि वहाँ से उसको भागना पड़ा। अपना गांव, अपना घर छोड़ के उसने बीहड़ में शरण ले ली। मजबूरी थी, क्योंकि पुलिस उसके पीछे पड़ चुकी थी। अब पूरे इलाके में, पूरे प्रदेश में ये अफरा तफरी मच गया कि एक साथ 8 लोगों का कत्ल किसने किया, कौन से अपराधी ने किया, कौन से डाकुओं के गिरोह ने किया। अब इसका नाम कोई जानता नहीं था, कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, इसलिए लोग भौचक्के थे कि आखिर किसने ये किया। कोई कुछ बताने को तैयार नहीं। डाकुओं के गैंग में ये हुआ कि इस हत्या के पीछे कौन है, किस गैंग ने करवाया। अब ये भाग के बीहड़ में जब शरण लेता है, तो वहीं पे धीरे धीरे अपना ये सोचता है कि किसी तरह से, क्योंकि घर इसको जाना नहीं था, गांव में जा नहीं सकता था, पुलिस कानून इसके पीछे पड़ा हुआ था। अब धीरे धीरे इसने अपना वहीं पे गैंग बनाना शुरू कर दिया। और एक एक आदमी जोड़ के इसने एक बड़ी संख्या में एक गैंग बनाई। गैंग के बाद में इसने अब वहाँ
जो इलाका था, जिस बीहड़ के जिस क्षेत्र में ये अपना डेरा डाले हुए थे, जहाँ इस मुख्य रूप से ये रहा करता था, उस इलाके में पेड़ की एक पत्तियाँ होती हैं। उस पेड़ की पत्ती से जो ये बीड़ी के बंडल, बीड़ी वगैरह जो बनते हैं, तंबाकू बनते हैं, उसका कारोबार वहाँ हुआ करता था। तो वहाँ के ठेकेदार हुआ करते थे, मालिक हुआ करते थे, मजदूर हुआ करते थे, सब लोग इस काम में लगे रहते थे। तो अब इसने सोचा कि कुछ कमाई का जरिया भी बना लिया जाए। तो वहाँ के जो ठेकेदार होते थे, उनको अब इसने डराना धमकाना शुरू कर दिया कि मुझे भी मेरा हिस्सा चाहिए। तो इससे इस तरह से उसने कमाई का साधन भी बना लिया। और वहाँ पे जो लेबर काम करते थे, इस कामों में जो लेबर लगे हुए थे, उन लेबरों की आए दिन ये समस्या रहती थी कि साहब हम काम बहुत करते हैं, मजदूरी हमको इतना ही दिया जाता है। तो कुछ लोग जब ददुआ को जान पाए, तो ददुआ के पास लोग आने लगे अपनी शिकायत लेकर कि साहब हमको मजदूरी कम दिया जा रहा है। तो इस बात को लेकर भी ददुआ उनके मालिक और उनके ठेकेदारों से बातचीत करके उनका हक दिलवाता और छोटे मोटे मामले को भी निपटाता। और अगर किसी गरीब के घर में शादी है या कोई मजबूरी है, तो उसके लिए भी मदद कर दिया करता था। इस तरह से धीरे धीरे ददुआ का नाम बढ़ता चला गया। और समाज में एक दूसरी तरफ जो समाज में जाति करते थे, उनको दंड देना, उनसे लूट करना, फिरौती, ये सब करना, और ये जो गरीब तबका हुआ करता था उनके साथ सहूलियत के साथ पेश आना। इसी तरह से उसकी एक छवि रॉबिन हुड की बन गई। अब धीरे धीरे इसका काफ़ी नाम पूरे प्रदेश में फैल गया, पूरे बिहार में इसी का नाम चलने लगा। अब इसने सोचा कि क्यों ना, जब इतना सब कुछ चारों तरफ हर जगह उसके लोग थे और उसका लोग कहना मानने लगे, तो इसने सोचा कि क्यों ना अब राजनीति में कदम बढ़ाया जाए, राजनीति में दांव आजमाया जाए। तो इसने राजनीति में आने का फैसला किया। और इसने सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी, जब मायावती उसकी अगुआ थी, उनसे मिलकर और बहुजन समाज पार्टी में मजबूती के साथ जुड़ जाता है। और अब ये होता है कि ददुआ और अब वहाँ ददुआ और इसके जितने भी रसूखदार लोग हैं, सबको टिकट दिलवाने के लिए बहन जी से कहता है, और काफ़ी लोगों को टिकट दिलवाता है। कुछ लोग जीतते हैं, जबकि अपना स्वयं पहले इलेक्शन में ये हार जाता है। इसके बाद में मायावती की सरकार बनती है और मायावती मुख्यमंत्री बन जाती हैं। इस तरह से और लगभग 12-15 विधानसभा और लगभग 6-7 लोकसभा की सीटें इसके प्रभाव में थी। जिसको चाहता बाकायदा अनाउंस करवा दिया करता था कि उस समय ये हुआ था, ओट लगेगी हाथी पर, नहीं गोली पड़ेगी छाती पर। इस तरह के स्लोगन हुआ करते थे उस चंबल के क्षेत्र में, उनके ददुआ के समय में। अब पहली बार तो ये मायावती की सरकार बन गई और ये राजनीति में अपना तो सफल नहीं हो पाया, लेकिन इसके और बहुत से सारे सहयोगी इस सफल हुए, राजनीति में कुछ बड़े पदों पर पहुंच गए। कोई सांसद बन गया, कोई विधायक बन गया। उसके बाद में अगला इलेक्शन आता है और या फिर मायावती से का साथ छोड़ देता है और फिर इसने मुलायम सिंह का हाथ पकड़ लिया। इत्तेफाक से मुलायम सिंह के लिए इसने खूब मेहनत किया, लोगों से वोट देने दिलवाने के लिए खूब अपील की, चारों तरफ अपना जितना भी इसके पास जिस तरह से जो संसाधन थे उस तरह से ये लोगों से कहता है वोट दिलवाने के लिए, ताकि मुलायम सिंह की सरकार बन जाए। इत्तेफाक से मुलायम सिंह की सरकार नहीं बनती है और मायावती की सरकार बन जाती है। अप्रैल 2007 में एसटीएफ को आदेश दिया गया। उसके बाद में जुलाई तक 3 महीने तक एसटीएफ पूरे बिहार की खाक छानती रही और ढूंढती रही, लेकिन कहीं कुछ सुराग नहीं मिला। 3 महीने के बाद में एक उसका गैंग का एक बहुत
खास आदमी था जिसको छोटा पटेल कहा जाता था, उसका पता चलता है। उसके बाद में पुलिस उनका पीछा करती है कि पहले इसके जो दाहिना हाथ है उसको पकड़ा जाए। वही अब कारण ये था कि चूँकि अमिताभ यश डाकुओं के क्षेत्र में काफ़ी काम कर चुके थे, बिहार में काफ़ी काम कर चुके थे, इसलिए उनको कुछ अनुमान था बिहार के बारे में। और कहा जाता है कि मुखबिरी इसकी इतनी कोई नहीं करता था, डर के मारे। एक बार की बात है, जब एक मुखबिर जो ददुआ की सूचना पुलिस को देने का एक बार दिया था, ददुआ के लोग उसको पकड़कर ददुआ के पास लाते हैं। तो फिर ददुआ कहता है, या तो अब तुमको अपनी जान देनी पड़ेगी या फिर नेत्रदान करना पड़ेगा। तो अब उसको पकड़ते हैं और 3 लोग उसके ऊपर सीने पर चढ़कर बैठ जाते हैं, और उन्हीं 3 में से और उसके बाद में ददुआ उनकी दोनों आँख फोड़ देता है। वो आदमी आज तक भी जिंदा है, अभी भी जिंदा है। ऐसा कहा जाता है कि अभी वो आदमी जिंदा है जिसकी ददुआ ने दोनों आँख फोड़ दी थी। तो इस तरह से डर के मारे। और एक बार की घटना है, एक मुखबिर और हुआ करता था जो ददुआ की मुखबिरी के लिए हमेशा तैयार रहता था। जब ददुआ को पता चला कि यह मुखबिरी कर रहा है मेरा, तो उसने उसके गांव पहुंचकर उसको बहुत मारा, और अंत में उसका गला काट कर उसके गले को एक बांस पे टांग दिया, और उस बांस को पूरे आसपास के इलाके में, पूरे गांव, कई गांवों में घुमाया, जिससे लोगों में ये दहशत बन जाए कि कोई अगर ददुआ की मुखबिरी करेगा या करने की कोशिश करेगा तो उसके साथ भी यही अंजाम होगा। मायावती की सरकार बनने के बाद में अब तरह तरह की लोग अफवाहें चालू हो जाती हैं कि अब तो ददुआ के हिसाब से सरकार नहीं बना, अब ददुआ का क्या होगा। और उधर पुलिस विभाग में ददुआ की ना ही कोई फोटो थी, ना कोई पहचान था, और इसका इंटेलिजेंस ददुआ का इतना मजबूत था कि कोई भी खबरी किसी तरह से इसकी मुखबरी नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि पुलिस विभाग में इंटेलिजेंस से भी ज़्यादा तगड़ी इसका खुद का इंटेलिजेंस था, जो बहुत ही सक्रिय, बहुत ही मजबूत था। इस पर 5-5 लाख करके 10 लाख का इनाम भी घोषित हो गया। और 2007 अप्रैल 2007 में मायावती ने ये आदेश दिया एसटीएफ को कि ऑपरेशन ददुआ चलाया जाए। ऑपरेशन ददुआ चालू हुआ। 32 सालों तक ददुआ का पीछा पुलिस करती रही पकड़ने के लिए। पुलिस, एसटीएफ, इंटेलिजेंस, ददुआ का सुराग मिले, उसको कैसे पकड़ा जाए, कहाँ है, कैसे क्या हो, इसके लिए लगभग 100 करोड़ से अधिक रुपए का खर्चा हो गया। लेकिन ददुआ का ना कोई सुराग मिल रहा था, ना ही उसकी एक कोई फ़ोटो मिल रही थी। उसके बारे में कुछ जानकारी प्रशासन को नहीं हो पा रही थी। जब अप्रैल 2007 में मायावती ने एसटीएफ को आदेश दिया कि ऑपरेशन ददुआ चलाया जाए, उसके बाद में पुलिस इसके पीछे बहुत तेज़ी से पड़ गई और पुलिस इसको ढूंढने लगी। इसके मुखबिर ददुआ के जो मुखबिर हुआ करते थे, वो हर स्तर के थे। दुकान वाला, चाय वाला, गांव में, गली में, शहर में, हर जगह इसके इंटेलिजेंस के लोग हुआ करते थे। इसलिए इसका सुराग दे पाना पुलिस को नहीं मिल रहा था। और उसके बाद में उस समय जब ये मायावती ने आदेश दिया कि ऑपरेशन ददुआ चलाया जाए एसटीएफ को, उस समय एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश हुआ करते थे, जो काफ़ी तेज तर्रार ऑफिसर थे। उन्हीं के निर्देशन में ये ददुआ को पकड़ने के लिए यह कार्रवाई शुरू की गई। अब एसटीएफ जब गांव में पहुंचती है तो उन लोगों को चिन्हित
करती है, जो ददुआ के खौफ से उनकी मुखबिरी करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे। परेशान भी थे ददुआ से, और लेकिन उसका खौफ था। तो पहले तो पुलिस उन लोगों को इस्तेमाल करती है जो ददुआ के बारे में कुछ सूचना देना चाहते थे, परेशान भी थे। और पुलिस वालों ने वहाँ आसपास के लोगों से ये कहा कि हाँ, बस हम तो इतने सालों से ददुआ पकड़ा नहीं गया, तो अब क्या पकड़ा जाएगा, हम लोग बस अपनी ड्यूटी करने आए और ड्यूटी करके निकल जाएंगे। इस तरह से यह मैसेज धीरे धीरे ददुआ के पास पहुँच गया कि पुलिस वाले केवल अपना ड्यूटी करने आए हैं, जो बहुत सीरियस नहीं है, और वह फिर ड्यूटी करके अपनी चली जाएंगे। इसी बीच में जो छोटा पटेल था, उसका लोकेशन मिलता है और उसके लोकेशन पर पुलिस पहुंचती है। 21 जुलाई को पुलिस पहुंचती है और उसका इनकाउंटर कर देती है। इस 21 जुलाई के बाद में फिर 22 जुलाई को ये पता चलता है, और 21 जुलाई को ही पता चलता है कि 21 जुलाई को जो मुखबिर से सूचना मिलती है कि 22 जुलाई को इस जगह पर ददुआ पहुंचने वाला है, उसी के हिसाब से एसटीएफ अपनी पूरी तैयारी करके उस जगह की घेराबंदी करके लग जाती है, और पूरी रात एसटीएफ पड़ी रहती है। सुबह होता है, काफ़ी इंतज़ार करने के बाद में कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ता। कुछ देर बाद कुछ वहाँ हलचल होती है और ददुआ का काफ़िला शायद पहुँचता है। फिर उसके बाद में एसटीएफ की तरफ से पहले गोलीबारी चालू होती है, उधर ददुआ की तरफ से गोलीबारी चालू होती है। दोनों तरफ से बारी चालू होने के बाद में कुछ देर बाद गोलीबारी एक तरफ से शांत हो जाती है, और जब एसटीएफ धीरे धीरे सतर्क होकर उन लोगों के पास पहुंचती है तो पता चलता है वहाँ पे 10 लोगों की लाश पड़ी हुई है। अब 10 जो चूँकि एसटीएफ के पास में ददुआ की कोई फ़ोटो या कोई पहचान तो था नहीं, इसलिए 10 लोगों को लाश इकट्ठा करके आइडेंटिफाई के लिए पास के गांव के लोगों को बुलाया जाता है। चूँकि ददुआ के अ, अ, उसके भाई और अन्य परिवार के लोग भी अपने गांव में थे, तो उन लोगों को भी पहचान के लिए बुलाया जाता है। तो इससे यह आइडेंटिफाई हो जाता है कि इसमें एक व्यक्ति ददुआ भी था। इस तरह से ददुआ का खात्मा होता है 2007 में मायावती की सरकार में। तो आखिरी समय में चंबल के बीहड़ों में जो सबसे बड़े डाकू का नाम आता है, वह ददुआ का ही आता है। तो आज की कहानी कैसी लगी आप लोग? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।